हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेहरा क्लासेस। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है हमारा जो है दिस इज़ विजिबल, आई होप दिस कलर इज विजिबल। हमारा जो है कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन चल रहा था और ये जो है हमारा 7th सेशन होने वाला है। प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट रिवीजन की चल रही थी और जैसा कि आपको पता है अब आपकी एग्ज़ाम थोड़ी आगे हो गई है तो हम कंटिन्यू जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं पूरे सिलेबस की। इससे आप खुद को एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पढ़ना है, रीड करना है, देन आई विल सॉल्व इट फॉर यू। पढ़िए क्या है क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स आई रीड द क्वेश्चन। सपोज x is infinite set, wait a minute, x is infinite set, px is the px is the set of all सबसेट। देखिए x अगर कोई भी सेट है, px जो होता है उसको बोलते हैं पावर सेट। क्या बोलते हैं? पावर सेट। पावर सेट होते हैं जितने भी x के सबसेट है उन सबको कंटेन करता है, वो होता है पावर सेट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो बताना है। देयर एग्जिस्ट इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 और सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू, और बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 और ऑन टू दोनों। ठीक है, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव और सर्जेक्टिव। तो पहले ऑप्शन का कहना है कि देयर एग्जिस्ट एन इंजेक्टिव फंक्शन एफ जो सेट से पावर सेट पर जाएगा। दूसरा कहता है कि एक 1 1 फंक्शन होगा जो पावर सेट से सेट पर जाएगा, और तीसरे का कहना है कि ऑन टू फंक्शन होगा जो सेट से पावर सेट पर जाएगा, और एक बाइजेक्शन होगा। तो सबसे पहले अगर फंक्शन को 1 1 होना है, देखिए अगर कोई भी मैप है एफ ए से बी तक, अगर वो 1 1 होना चाहता है, कंडीशन क्या होती है कि ए के हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर बी में क्या हो, डिस्टिंक्ट इमेज हो। तो इसकी नेसेसरी कंडीशन है कि ए की कार्डिनलिटी जो होनी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी होनी चाहिए। यस, दिस इज द कंडीशन। बिकॉज ए के हर एक, देखिए अगर ए हमारा कोई सेट है, बी कोई सेट है, ए 1 1 कब होगा? जब ए में जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं उन सबके लिए डिस्टिंक्ट इमेजेस मिले। ठीक है, बाकी एलिमेंट रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा उल्टा लिख दिया है, मैं इसको इरेज करके फटाफट लिख देती हूँ। ये लेस देन इक्वल आएगा। ओके, ए की कार्डिनलिटी छोटी या बराबर होनी चाहिए बी से। डोमेन की कार्डिनलिटी को डोमेन से छोटी होनी चाहिए। अब देखिए एक्स अगर कोई भी सेट है जिसकी कार्डिनलिटी एन है, सपोज दैट कार्डिनलिटी ऑफ एक्स एन है, तो पावर सेट की जो कार्डिनलिटी होती है वो होता है 2 की पावर एन, मतलब पावर सेट बड़ा होता है सेट से। तो अगर हमें 1 1 फंक्शन चाहिए तो डोमेन वाला फंक्शन छोटा होना चाहिए। यहाँ पर डोमेन वाला फंक्शन बड़ा दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सी भी इनकरेक्ट है, डी भी इनकरेक्ट है। ऐसा क्यों होगा? तो देखिए सेकंड जो होता है एक केंटर थ्योरम होती है। केंटर्स थ्योरम होती है, केंटर्स थ्योरम बोलती है देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ऑन टू मैप फ्रॉम अ सेट टू इट्स पावर सेट, पावर सेट। किसी भी सेट से उसके पावर सेट पर कोई भी ऑन टू मैप एग्जिस्ट नहीं करता है, ये केंटर की थ्योरम है। तो सेट से पावर सेट पे ऑन टू मैप एग्जिस्ट करेगा, ये नहीं। ये केंटर्स की थ्योरम का स्टेटमेंट है कि ऑन टू मैप कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है किसी भी सेट से पावर सेट पर। जब ऑन टू ही नहीं होगा तो बाइजेक्शन कैसे हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी भी इनकरेक्ट। ओनली ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है मैंने आपको पूरी रीजनिंग बता दी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो हमारे क्वेश्चन है सारे ही मल्टीपल क्वेश्चन है, मतलब मल्टीपल टॉपिक से उठाए गए क्वेश्चन है, सारे ही मिक्स्ड क्वेश्चन है। कोई रियल का हो सकता है, कोई लीनियर का हो सकता है। ओके, सपोज ए स्टैंड फॉर अ कार्डिनलिटी है ना, ये मॉडुलस के अंदर ए जो लिखा है ये कार्डिनलिटी का नोटेशन है, आपको पता है, हम पहले से पढ़ चुके हैं। जहाँ पर अब ये जो क्वेश्चन है आप ये ना कहें कि मैम ये इजी है या फिर ये तो काफ़ी ट्रिकी है, काफ़ी इजी है, तो ये सारे सेट के ही PYQ है। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन इंस्पायर्ड होते हैं, जिस सेट के ये हैं वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन इंस्पायर हुए हैं। ठीक है, सो सपोज ए स्टैंड फॉर कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ए है ना, ए मोड ए का मतलब है कार्डिनलिटी, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, एन जेड क्यू आर पता है, एन मतलब नेचुरल नंबर, जेड मतलब इंटीजर, क्यू मतलब रेशनल, आर मतलब रियल। तो हमसे पूछा गया है कि कौन सा रिलेशन ट्रू है। तो देखिए एन नेचुरल नंबर, क्यू रेशनल नंबर, जेड इंटीजर, ये बोल्ड नोटेशन होता है ना। ये सब जो होते हैं ये आते हैं काउंटेबल सेट की कैटेगरी में। क्या आते हैं? काउंटेबल सेट। यानी कि इनकी जो कार्डिनलिटी होती है
इनकी जो कार्डिनलिटी होती है वो होती है अलिफ नल, है ना, अलिफ नल होती है। क्यू इरेशनल, आर रियल, सी कॉम्प्लेक्स, है ना। और कोई भी इंटरवल ले लीजिए, क्लोज ए बी हो चाहे ओपन ए बी हो, जहाँ ए नॉट इक्वल बी हो, ये जो होती है इनकी कार्डिनलिटी होती है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल सेट होते हैं। और इनकी जो कार्डिनलिटी होती है वो होती है कॉन्टिनम, है ना, अनकाउंटेबल सेट है। काउंटेबल सेट क्या होते हैं? ऐसे सेट जिसका नेचुरल नंबर के साथ बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर जाए तो उसे कहेंगे अलिफ नल। अनकाउंटेबल जिसका रियल नंबर के साथ बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर जाए तो उसे कहेंगे अनकाउंटेबल, और इसकी कार्डिनलिटी होती है कॉन्टिनम। तो देखिए एन और क्यू की कार्डिनलिटी बराबर है, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। जेड और आर की कार्डिनलिटी बराबर है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। आर और क्यू की कार्डिनलिटी बराबर है, ये भी गलत है। एक काउंटेबल है एक अनकाउंटेबल, ये भी गलत है। क्यू और आर माइनस क्यू का मतलब है आर में से रेशनल को काटना, तो इरेशनल बनेगा। तो क्या इरेशनल की कार्डिनलिटी और रेशनल की कार्डिनलिटी बराबर हो सकती है? जी नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर एक ट्रू, रेस्ट आर फॉल्स। ओके, बाकी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं कि काउंटेबल सेट जो होते हैं ऐसे सेट जिनकी 1-1 मैपिंग या बाइजेक्शन एग्जिस्ट करे, है ना, बाइजेक्शन विथ नेचुरल नंबर। ओके, और अनकाउंटेबल ऐसे सेट, अनकाउंटेबल ऐसे सेट जिनका बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर जाए, बाइजेक्शन विथ रियल नंबर, और उनकी कार्डिनलिटी होती है अलिफ नल। इनकी काउंटेबल की होती है अलिफ नल, इनकी होती है कॉन्टिनम, और पूरा इनको ट्रांसफाइनाइट नंबर बोला जाता है। कॉन्टिनम और अलिफ नल जो है, अलिफ नोट भी बोलते हैं बहुत से, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। हमारा जो प्रोनाउंसिएशन हमारे प्रोफेसर से इंस्पायर्ड होता है। ओके, जैसा हमको हमारे प्रोफेसर्स बोलते हैं वैसा ही हमारा जो है प्रोनाउंसिएशन किसी भी वर्ड का वैसा ही होता है। यूलर को, आइलर, लेबनिज को, है ना, एल हॉस्पिटल को मैंने पहले बता चुकी हूँ। तो अलिफ नल और अलिफ नोट दोनों ही बोला जाता है, और कॉन्टिनम होते हैं, और ये ट्रांसफाइनाइट नंबर होते हैं। उनका पूरा एल्जेब्रा होता है जो हमने पढ़ा है सेशन में। अगर आपको आपके पास नहीं है तो आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला है सपोज एफ इज डिफाइंड एज एफ इक्वल मॉडुलस ऑफ एक्स। एफ एक्स कैसा फंक्शन है? मॉडुलस ऑफ एक्स फंक्शन है। तब पूछा गया है कि एफ डिफरेंशिएबल है ऑन आर माइनस जीरो, एफ डिफरेंशिएबल है ओनली एट जीरो, एफ डिफरेंशिएबल है पूरे के पूरे आर पर, और एफ कंटिन्यूअस नहीं है। तो सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, दिस इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो ये कंटिन्यूअस तो है। तो ऑप्शन नंबर डी तो इनकरेक्ट। अब इसका ग्राफ जो बनता है, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है ना। ये 0 0 जो ओरिजिन है यहाँ पर होती है शार्प एज, बाकी कहीं पर भी शार्प एज नहीं होती है। या फिर ऐसा कहें कि हम LHD, है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो 0 पर रहेगा वो नॉट इक्वल रहेगा, इसलिए 0 को छोड़ के, है ना, ये कहाँ होता है डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट 0, 0 को छोड़ के पूरे आर पर, यानी कि r माइनस 0 पर ये डिफरेंशिएबल होता है, क्योंकि सिर्फ 0 पर इसकी शार्प एज होती है। और अगर आपको इस तरह से मॉडुलस ऑफ x की बजाय x माइनस 2 दे दिया जाए, है ना, तो हमसे पूछा जाए कि ये कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इस अंदर वाले फंक्शन को आप 0 रखेंगे, ठीक है। x की वैल्यू क्या है? ये जिस वैल्यू पर अंदर वाला फंक्शन 0 हो रहा है वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब ये एक्सेप्ट 2 को छोड़कर हर जगह डिफरेंशिएबल है। आए समझ में? अगर x माइनस ए पूछा जाए तो a को छोड़ के हर जगह डिफरेंशिएबल है। तो ये क्या है? ये ऐसा ही है, x माइनस 0, ठीक है। तो ये 0 को छोड़ के पूरे आर पर डिफरेंशिएबल है, तो रेस्ट ऑप्शन आर इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है हमारा मेजरमेंट से है, मेजर थ्योरी से है, लिबेक मेजर से। अब ये रियल एनालिसिस में डायरेक्टली तो नहीं होता है, आपने सिलेबस देखा होगा आई थिंक, हाँ, रियल के सिलेबस में तो नहीं देखने को मिलता है, बट ये हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन में हम पढ़ते हैं। और एक आध क्वेश्चन तो जो है मैंने ले लिया है ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट से, ये आई होप आप लोगों को भी पता होगा। एक सेट दिया है ए जिसमें कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट, तब इसका लिबेक मेजर है। तो एक रिजल्ट होता है, रिजल्ट आप याद रखिएगा कि लिबेक मेजर है ना, इसको लिबेक पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। लिबेक मेजर ऑफ काउंटेबल एंड फाइनाइट। काउंटेबल मतलब फाइनाइट भी काउंटेबल की सब कैटेगरी है, बट मैंने लिख दिया है ना। फाइनाइट जो है काउंटेबल का मतलब होता है एक काउंटेबली इनफाइनाइट, है ना। काउंटेबल का मतलब होता है काउंटेबली इनफाइनाइट,
ठीक है, जिसकी कार्डिनलिटी अलिफ नल, और एक काउंटेबल का मतलब होता है फाइनाइट, जिसकी कार्डिनलिटी कोई भी फाइनाइट नंबर एन नेचुरल नंबर है ना। काउंटेबल में दोनों ही आ जाते हैं, तो इसको अलग से नहीं लिखना है, बट मैंने लिख दिया है ना। काउंटेबल एंड फाइनाइट सेट, लिवेक मेजर ऑफ काउंटेबल एंड फाइनाइट सेट इज 0 है ना। कोई भी सेट है, मान लीजिए ए क्या है, काउंटेबल है, तो उसका जो मेजर होगा ए लिबेक मेजर, वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब अनकाउंटेबल सेट का क्या होगा वो हम नहीं कह सकते। अनकाउंटेबल सेट का 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। काउंटर एग्जांपल होता है केंटर टर्नरी सेट, मैंने आपको पहले भी शायद इससे जस्ट पहले वाले सेशन में मैंने आपको बताए थे, या इससे पहले वाले में। ओके, सो आई होप अगर आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये रिजल्ट जो है इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि इसमें के इस रिजल्ट से हमने पहले भी 2 क्वेश्चन आई थिंक 2022 में कुछ क्वेश्चन थे, उसको हमने इस रिजल्ट से करा था, तो इसको आप मेंशन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो हियर इज फ्रॉम लीनियर एल्जेब्रा से क्वेश्चन है। क्या दिया है, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। द आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो हमको करने हैं। क्या है, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कैसी होगी, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स होगी, रियल होगी, 1 and 3 होगी, 0 और ई होगी। तो देख लेते हैं इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकलेगी। अगर इसको मैं ए सपोज करती हूँ तो वो आएगी x² है ना, एक बार प्लस फिर माइनस, ट्रेस कितना है 1, प्लस माइनस, डिटर्मिनेंट कितना है 1 - 1 मतलब 0 - 1, तो x² माइनस x माइनस 1। इसके जो रूट्स होंगे हम निकालेंगे -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a से निकालेंगे, क्योंकि ये जनरली तो फैक्टराइज होगी नहीं। तो आएगा -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 4 अपॉन 2, तो ये आएगा -1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, जो कि बिल्कुल ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, रेस्ट आर इनकरेक्ट ऑप्शन। इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू जो है, अब ये भी एक स्पेशल टाइप की बन रही है ना, ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बन रहे हैं, ओमेगा और ओमेगा², याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल हैं ये रिड्यूसिबल सी हो जाती हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पढ़ना है, देन आपको सॉल्व करना है, उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन देखना है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देख रहे हैं। ओके, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। सपोज ए इज द मैट्रिक्स है ना, ए कैसी मैट्रिक्स है, 1 3 4 अल्फा। ए इज नॉट इन्वर्टिबल, नॉट इन्वर्टिबल मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 0 है। हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या है, 0। ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, अल्फा माइनस 12 इक्वल 0, तो अल्फा की वैल्यू डायरेक्टली 12 इज आर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नॉन सिंगुलर मतलब देखिए इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल या फिर इसको बोलते हैं हम सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, जिसका क्या हो जाए, डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो एक आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर इसका, चलिए इतनी डिटेल में नहीं जाते, फिर भी एक लाइन और बता देती हूँ। अगर इसका होमोजीनियस सिस्टम बनाते हैं ax बराबर 0, तो उसकी जो है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। इतना मैंने बता दिया है। एक रिजल्ट से आपको आगे और पीछे की जितना आप कर सकते हैं उतना करना है। ऐसा नहीं है कि छोटा सा बस इतना इजी सा क्वेश्चन है। मैंने आपको बता दिया नॉन सिंगुलर मतलब इन्वर्टिबल है, इसका डिटरमिनेंट 0 है, एक आइगन वैल्यू 0 है, तो रैंक इसकी फुल नहीं होगी है ना, इसकी रैंक क्या होगी, लेस देन और इक्वल n होगी। अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो रैंक इसकी फुल नहीं होगी, डिटरमिनेंट 0 होगा, एक आइगन वैल्यू 0 होगी। तो जब हम इसका होमोजीनियस सिस्टम बनाएंगे विद इक्वेशन, तो इसके इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएंगे है ना। और इस सिस्टम की जो है कर्नल भी इसकी सिंगलटन 0 नहीं होगी, मतलब ये 1 1 भी नहीं होगा। अगर इस सिस्टम से हम बनाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो इस सिस्टम के करस्पॉन्डिंग जो, इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा वो नॉट 1 1 ट्रांसफॉर्मेशन, वो 1 1 नहीं बनेगा, ठीक है, नॉट 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इतना सब मैंने बता दिया है। तो इसी तरह से हमको एक क्वेश्चन करना है ना। आप जब भी क्वेश्चन करते हैं आगे पीछे का जरूर देखिए, ताकि एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाए। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन है ये। देखिए क्या पूछा गया है कि ये जो इक्वेशन दी है पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है, सर्कुलर है या इलिप्टिक है। तो देखिए ये क्लासिफिकेशन, ओके, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हो जाती है कभी कभी, तो आप उसको इग्नोर करिएगा। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा है। हम क्या करते हैं, एस निकालते हैं जो होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई का कोफिशिएंट। उसके बाद आर निकालते हैं डेल 2u अपॉन डेल x² का कोफिशिएंट।
और एक एस आर एस और टी निकालते हैं जो डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर का, यहाँ भी टी लिखिए आप, है ना, इस तरह का होता है। उसके बाद हम एस स्क्वायर माइनस 4RT निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसके 3 केस आते हैं। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हमारी जो है हाइपरबोलिक इक्वेशन है, ठीक है। अगर ये लेस देन 0 आ जाए तो हमारी इलिप्टिकल, है ना, इलिप्टिकल इक्वेशन होने वाली है। और अगर बराबर 0 आ जाए तो हमारी पैराबोलिक जो है इक्वेशन होने वाली है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। इस कंडीशन में एस तो है नहीं 0, आर है 1 और जो टी है वो ये देखिए, ये रहा डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 अपॉन सी स्क्वायर, जो कि इस तरफ आएगा तो -1 अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा, सभी को इस तरफ लेना है। तो इसका जो एस स्क्वायर माइनस 4RT निकालेंगे वो कितना आएगा, 0 -4 इंटू 1 इंटू -1 अपॉन सी स्क्वायर, यानी कि ये आएगा 4 अपॉन सी स्क्वायर। अब देखिए 4 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब ये इक्वेशन हमेशा ही हाइपरबोलिक रहेगी, चाहे हम कोई सी भी क्वाड्रेट ले लें, कोई सी भी चॉइस ले लें। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, हमेशा ही हाइपरबोलिक इक्वेशन यह रिप्रेजेंट करेगी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है। ओके, न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ अप्रोक्सीमेशन टू द सॉल्यूशन इन इक्वेशन। मतलब एक इक्वेशन है f(x = 0), इसके हम जो है रूट्स निकालते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में, अप्रोक्सीमेट निकालते हैं। कौन कौन सी मेथड लगाते हैं, बाइसेक्शन मेथड लगाते हैं, इटरेटिव मेथड बोलते हैं इसको। उसके बाद हम रेगुलर फाल्सी मेथड लगाते हैं, मेथड ऑफ फाल पोजिशन, सीकेंट मेथड लगाते हैं। उसके बाद सबसे मॉडर्न और सबसे एक्यूरेट मेथड न्यूटन रेप्सन मेथड लगाते हैं। तो इटरेटिव मेथड और न्यूटन रेप्सन मेथड के जो है कन्वर्जेंस पूछे हैं इन्होंने, क्या होंगे, देखिए ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस पूछा गया है, क्या होने वाले हैं। तो चलिए अब बात निकली है तो सभी के कन्वर्जेंस बता ही देते हैं आपको, इसी में कलर चेंज करके लिखते हैं। ओके, तो ये बाइसेक्शन में होता है लीनियर कन्वर्जेंस, रेगुलर फाल्सी और सीकेंड में होता है 1.618, है ना, प्रीवियस से ज़्यादा। और ये इसका होता है क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस, है ना, सबसे हाईएस्ट कन्वर्जेंस होता है। और ये है लीनियर कन्वर्जेंस, है ना। सबसे हाईएस्ट कन्वर्जेंस जो होता है हमारा न्यूटन रेप्सन मेथड का होता है ना, मॉडर्न मेथड है और सबसे एक्यूरेट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है एनआर मेथड। तो इसका क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस होता है। तो न्यूटन रेप्सन मेथड सेकेंड नंबर पे लिखी है, तो ये दोनों तो वैसे भी कट जाएंगे। ऑप्शन बचा है पहला और दूसरा, तो जिसमें से बी वाला सही है, पहले वाले का लीनियर और दूसरे वाले का क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस, है ना। इसका जो कन्वर्जेंस है क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस होता है, ये मॉडर्न मेथड होती है ना, मॉडर्न मेथड होती है। सबसे फास्ट अभी की हालत में ना, सबसे फास्ट और सबसे ज़्यादा अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन देती है, फास्ट और सबसे सटीक आंसर देती है प्रीवियस से, ना सबसे बेस्ट होती है उन पुरानी वाली मेथड्स में से। इसका फॉर्मूला भी होता है xn+1 = xn माइनस f(xn) अपॉन f(xn), ये इसका फॉर्मूला होता है एनआर मेथड का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूमेरिकल एनालिसिस क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1 क्वेश्चन इससे श्योरली ही पूछे जाते हैं, आप पेपर उठाकर देख लीजिएगा। ओके, तो इसके आसपास की मैंने सारी डिटेल आपको बता दी है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ ब्लैंक स्लाइड क्यों है। अगला जो क्वेश्चन है ये जो है अब हमारे रिंग थ्योरी का क्वेश्चन है। देखिए मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चन है, हमने रियल के भी कर लिए, कुछ लीनियर भी आ गया है, अब ये मॉडर्न भी आ गया है, और बीच में कुछ क्या आया था, न्यूमेरिकल भी आ गया था, पीडी भी आ गया था। तो सारे ही मिक्स्ड हैं, है ना, इधर उधर से, मतलब सारे ही मल्टीपल टॉपिक के लाए हैं ताकि आप एक टाइम पे मल्टीपल टॉपिक को अपने रिकॉल कर सकें। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, गलत स्टेटमेंट बताना है। क्या है, एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन, एवरी इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड, एवरी फील्ड इज अ रिंग और एवरी इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। अच्छा, यहाँ फाइनाइट है, तो इनमें से गलत स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट जो है फील्ड इम्प्लाई इंटीग्रल डोमेन, क्या ये सही है? ऑफ कोर्स ये ट्रू है, क्योंकि फील्ड जो होती है इसकी कंडीशन होती है प्लस के साथ अबिलियन ग्रुप, है ना, डॉट के साथ एफ स्टार, डॉट के साथ अबिलियन ग्रुप एफ स्टार मतलब नॉन जीरो, प्लस के साथ एफ अबिलियन ग्रुप बनाता है, और जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, इसमें जीरो डिवाइजर नहीं होता है ना, जीरो डिवाइजर भी नहीं होता है, कम्यूटेटिविटी भी होती है, नो जीरो डिवाइजर। तो हर एक फील्ड इम्प्लाई इंटीग्रल डोमेन, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। फाइनाइट फील्ड इम्प्लाई इंटीग्रल डोमेन, यस,
बिल्कुल, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इम्प्लाई फील्ड, अगर कोई इंटीग्रल डोमेन फाइनाइट हो जाए तो वो फील्ड बन जाता है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। हर एक फील्ड रिंग होती है, बिल्कुल, क्योंकि फील्ड रिंग क्या होती है, रिंग का मतलब है प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप और डॉट के साथ क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी होल्ड करना। अब ये तो डॉट के साथ ही पूरे के पूरे ग्रुप बना रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी तो बिल्कुल होल्ड कर देगा। इसमें यूनिटी भी होती है, तो हर एक फील्ड रिंग होती है, ये बात भी सही है। हर एक इंटीग्रल डोमेन फील्ड होता है, ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसका काउंटर एग्जाम्पल है जेड। जेड इंटीग्रल डोमेन होता है क्योंकि इसके पास कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं होता है, बट जेड नॉट अ फील्ड, क्योंकि हमारे पास 3, 4 ये जो हैं इनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इनके इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है और यही हमारा आंसर है। हर एक इंटीग्रल डोमेन फील्ड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, काउंटर एग्जांपल है जेड, है ना। रिंग ऑफ इंटीजर्स जो हैं उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे 3 के लिए 1/3 नहीं होता है ना, 4 के लिए 1/4 नहीं होता है, तो इस तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो ये फील्ड नहीं हो पाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दैट्स वाई वो हमारा आंसर है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रिजल्ट मैंने आपको प्रीवियस सेशन में दोनों ही रिजल्ट बताए थे, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, मैंने इन पे 4 स्टार बना रही हूँ और 5 स्टार बना रही हूँ ना, क्योंकि क्वेश्चन है ईजी, ये हम बार बार पढ़ते हैं और पूछे भी जाते हैं। आर इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिट एलिमेंट। एम इसका मैक्सिमल आइडियल है, इफ एंड ओनली इफ, देखिए एम मैक्सिमल होता है अगर ये क्वोशिएंट रिंग क्या हो जाए, फील्ड हो जाए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। रिजल्ट था कि आर अपॉन एम अगर मैक्सिमल अगर फील्ड है, आर अपॉन एम अगर फील्ड है, इफ एंड ओनली इफ एम क्या हो जाए, मैक्सिमल आइडियल हो जाए। और आर अपॉन आई इंटीग्रल डोमेन होता है, इफ एंड ओनली इफ आई क्या हो जाए, प्राइम आइडियल हो जाए, प्राइम आइडियल। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, रेस्ट आर इनकरेक्ट, बाकी इनमें से कुछ भी इन जनरली ट्रू नहीं होता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है और इसको देख के ही पहचान जाना है कि ये एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड, जहाँ एफ एनालिटिक फंक्शन है ना, एफ कोई भी फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ये जो होता है ये देख के ही पहचान जाना है। ये कैसा है, आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल, है ना, आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल है, ये बिल्कुल याद होगा आपको। एकमात्र ऐसा ही रिजल्ट है, क्या होता है कि एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड, इस इंटीग्रल की वैल्यू होती है एन माइनस पी, जहाँ ए एन होते हैं नंबर ऑफ जीरोज, इस पोलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज, और पी होते हैं नंबर ऑफ पोल्स ऑफ एफ जेड, ठीक है, ये होते हैं आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल, यही होता है। तो देखिए ये जो हमारा एफ जेड है, जेड की पावर 5 कुछ इस तरीके का है, जेड की पावर 5 माइनस 3 आयोटा जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस आयोटा माइनस 1, 5 डिग्री का पोलिनोमियल है तो 5 तो इसके पास जीरोज हैं, ठीक है, और ये इसके साथ एक चीज़ और होती है 2 पाई आयोटा, है ना, मैं भूल गई, 2 पाई आयोटा एन माइनस पी। 5 डिग्री का पोलिनोमियल है, 5 जीरोज हैं, डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो पोल्स इसके पास है ही नहीं, एनालिटिक फंक्शन है तो पोल्स के नाम पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 2 पाई आयोटा, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 5, पोल्स एक भी नहीं है तो 5 दूना 10 पाई आयोटा, ये आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल। ओके, सबसे अच्छा प्रिंसिपल है और इसको देख के ही पहचान जाना है। मान लीजिए अगर आपको ऐसा दे दिया जाए फंक्शन इस तरीके का, जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 6 और यहाँ दे दिया जाए 2z प्लस 3 और इस इंटीग्रल की वैल्यू पूछा जाए, तो आपको फटाफट से देख लेना है कि ये हमारा एक्चुअल पोलिनोमियल डिवाइड में होता है, तो इसके जीरो कितने हैं 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 पाई आयोटा। मैंने एक एग्जाम्पल बता दिया है आपको, है ना, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर होता है। इन्होंने यहाँ तो एफ डैश जेड दे दिया, लेकिन इसको इस तरीके से भी बनाकर दिया जा सकता था, ठीक है। अगला फंक्शन है अब पाथ। अब ये जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन भी हो सकता है, रियल का भी हो सकता है, क्योंकि पाथ की डेफिनेशन हम दोनों ही जगह पढ़ते हैं, मैट्रिक्स स्पेस में भी पढ़ते हैं। अब पाथ इज सेड टू बी स्मूथ पाथ। देखिए सबसे पहले गामा कोई भी फंक्शन है, क्लोज ए बी से जाता है, आर पर जाता है, आर एन पर भी जा सकता है। इसको पाथ कब कहेंगे, इस फंक्शन को पाथ कहेंगे या स्मूथ पाथ कब कहेंगे, स्मूथ पाथ कब कहेंगे, इफ गामा इज कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन हो, पहली कंडीशन तो ये, ठीक है, और दूसरी है इसका नॉन जीरो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, नॉन जीरो इसका डेरिवेटिव हो।
तब हम गामा को कहेंगे पाथ या स्मूथ पाथ। और गामा कोई भी क्लोज्ड इंटरवल से एक कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है जो आर एन पर जाता है, आर पर भी जा सकता है इन जनरली। और सेकेंड कंडीशन है इसका नॉन जीरो डेरिवेटिव हो, तो कंटिन्यूस हो, डिफरेंशिएबल हो, नन ऑफ द अबव। ऑफ कोर्स डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है, कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन और नॉन जीरो डेरिवेटिव हो, क्लोज्ड इंटरवल से आर एन पर जाने वाला कोई भी फंक्शन वो पाथ कहलाएगा अगर वो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल हो। ये पाथ की डेफिनेशन होती है। मेट्रिक स्पेस में भी पढ़ते हैं और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी, जब हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल पढ़ते हैं तब पढ़ाई जाती है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है। हमको यू यानी कि रियल पार्ट दिया है ना, रियल पार्ट दिया है एक फंक्शन का, और तब हमको एनालिटिक फंक्शन एफ जेड निकालना है। तो जब रियल पार्ट दिया हो तो हम लगाते हैं मिलने थॉमसन मेथड। मिलने थॉमसन मेथड, रियल यहाँ इमेजनरी पार्ट भी दिया हो, थॉमसन मेथड। ओके, मिलने थॉमसन या मिलने थॉमस मेथड जो भी है वो लगाई जाती है। क्या होती है, यू अगर हमको एक्स वाई का फंक्शन दिया है रियल पार्ट, तो हम यू का पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। करेंगे क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, इसको हम मानते हैं phi 1 और इसके अंदर रखते हैं z और 0। x की जगह z, y की जगह 0, x की जगह z, y की जगह 0। ठीक है, 3z स्क्वायर प्लस 6z। उसके बाद निकालते हैं u का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। इसका हो जाएगा 0, 3 माइनस का 6xy और फिर माइनस का 6y। ठीक है, इसको हम मानते हैं phi 2, इसमें भी रखते हैं z कोमा 0, x की जगह z, y की जगह 0, तो पूरा ही 0 बन जाएगा। उसके बाद ये थी फर्स्ट स्टेप, ये होती है सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हम f डैश z लिखते हैं जो होता है phi 1 z कोमा 0 प्लस आयोटा phi 2 z कोमा 0। अगली स्लाइड पे ले चलते हैं, 3z स्क्वायर प्लस 6z। ओके, तो f डैश z जो हमारा हो जाएगा 3z स्क्वायर प्लस 6z प्लस आयोटा के साथ 0 प्लस 0 है ना, 0 ही है, तो ये हो जाएगा 3z स्क्वायर प्लस 6z इक्वल f डैश। ये तो डेरिवेटिव है, हमको तो एफ जेड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू z। विद रिस्पेक्ट टू z हम इसको z मैंने ऐसा लिख दिया है, इंटीग्रेट करेंगे तो एफ जेड बराबर 3z क्यूब अपॉन 3 प्लस 6z स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक जो है इंटीग्रेटिंग कोफिशिएंट आ जाता है, तो एफ जेड हो जाएगा z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 6। ये हमारा एनालिटिक फंक्शन है, z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 6, z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 6। ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट दिख रहा है, मिलने थॉमसन मेथड है। ये तब है जब रियल पार्ट दिया जाए। अगर हमको इमेजनरी पार्ट दे दिया जाता है, एक स्लाइड और खाली होगी, अगर हमको v दे दिया जाए, इमेजनरी पार्ट दे दिया जाए, इमेजनरी पार्ट हमको दे दिया जाए, तब मिलने थॉमसन मेथड क्या होगी। ठीक है, मिलने थॉमसन मेथड क्या शॉर्ट फॉर्म बनाया मैंने, MTM। तब हम साई मानते हैं, साई 1 किसको मानते हैं, v का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, साई 2 किसको मानते हैं, v का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, फिर x की जगह z और y की जगह लिखते हैं 0 और f डैश हम बनाते हैं साई 1 माइनस आयोटा साई 2। ठीक है, और सेम इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये तब होता है जब हमको इमेजनरी पार्ट दिया हो, और ये कब था, जब रियल पार्ट दिया हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, ये है मिलने थॉमस मेथड। और भी तरीका होता है, कोशी इक्वेशन से भी जा सकते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है लीनियर अलजेब्रा का ही क्वेश्चन आ गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफाइनाइट डायमेंशनल, इन चार में से इनफाइनाइट डायमेंशन क्या है। पहला ए क्या है हमारा, आर ओवर आर। ठीक है, बी क्या है हमारा, आर ओवर सी, सॉरी आर ओवर क्यू। सी क्या है हमारा, सी ओवर आर। देखिए बोल्ड नोटेशन है ना, इन जब हम पढ़ते हैं तो हम इनको बोल्ड नोटेशन में ही लिखते हैं, और एग्जाम में भी कभी कभी बोल्ड नोटेशन आती है। इनमें से इनफाइनाइट डायमेंशनल क्या है, तो कोई भी वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ उसका डायमेंशन हमेशा 1 होता है ना। और आर ओवर, देखिए सी ओवर आर का कितना होगा, सी क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, जहाँ पर एक्स और वाई कहाँ से आते हैं, आर में से। यानी हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरेट करने के लिए उसके बेसिस में 2 एलिमेंट चाहिए, तो 2 यहाँ पर इसका डायमेंशन हो जाएगा। आर ओवर क्यू, आर ओवर क्यू देखिए, अगर ये वेक्टर स्पेस बन रहा है
तो हमें क्या बनाना है, हमें इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है ना अल्फा इंटू एक्स, वो भी आर में बिलोंग करना चाहिए। मतलब हर एक रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वो आर के अंदर आना चाहिए। मैं थोड़ा यहाँ पर जो है लिखने में थोड़ा गड़बड़ कर दी है, तो यहाँ सही कर देती हूँ। आर ओवर क्यू का डायमेंशन जो है, यानी कि क्यू के एक एक एलिमेंट को जनरेट करने के लिए आर से हमको इनफाइनाइट, तो ये एक इनफाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस बन जाता है। और अगर कोई भी वेक्टर स्पेस है इटसेल्फ उसका डायमेंशन 1 होता है, सी ओवर आर का डायमेंशन 2 होता है। तो यहाँ से इनफाइनाइट डायमेंशन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर ओवर क्यू, है ना। आर ओवर क्यू हो, सी ओवर क्यू हो, वो इनफाइनाइट डायमेंशन होता है। क्यू और क्यू का डायमेंशन अगर देखा जाए तो 1 होगा, ठीक है। सी ओवर क्यू का देखा जाए तो वो भी इनफाइनाइट होगा। अगर आप बोले कि क्यू और आर बन सकता है क्या, क्या क्यू और आर वेक्टर स्पेस बन सकता है, क्या ये वेक्टर स्पेस बन सकता है, यस और नो, सोचिए ज़रा। तो इसका आंसर नो आएगा। क्यों आएगा आप बिल्कुल सोचिएगा, नहीं आता है तो मैं आपको छोटी सी हिंट दे देती हूँ। अ फील्ड ओवर इट्स सब फील्ड ही वेक्टर स्पेस बनता है, ठीक है। फील्ड ओवर इट्स सब फील्ड, ध्यान रखिएगा। क्यों बनता है इसकी डिटेल हम, अगर आपको नहीं आता है तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं नेक्स्ट सेशन में ले लूँगी। ये स्लाइड इतनी ब्लैंक क्यों है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कोई भी मैट्रिक्स दी है, इसकी रैंक निकालनी है। तो देखिए ए कोई भी मैट्रिक्स नहीं दी है, ये एक स्पेशल काइंड की मैट्रिक्स दी है, जिसको देखकर आपको पता चलना चाहिए क्या है इस मैट्रिक्स की स्पेशलिटी। डायगोनल के नीचे 0 बन रहे हैं और ऊपर 0 नहीं है, तो ये होती है यूटीएम, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यूटीएम बनती है ये। इसकी स्पेशलिटी क्या होती है, डायगोनल के नीचे 0 होते हैं, तो जितने डायगोनल एलिमेंट हैं, डायगोनल एलिमेंट वही इसकी क्या बन जाती है, आइगन वैल्यू बन जाती है, ठीक है। तो यहीं से देख सकते हैं इसकी 3 आइगन वैल्यू हैं। और इसकी रैंक भी हमको पहले से ये रो इक्लेन फॉर्म में, तो इसकी रैंक हमको दिख रही है कि 3 एलआई रो है, तो इसकी रैंक 3 होगी। और वैसे भी 8 और 10 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल 3 ही होगी, 0 तो हो ही नहीं सकती रैंक ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये तो ऑप्शन देखिए ये कुछ बिल्कुल ही बेवकूफ़ी भरे ऑप्शन है, COD 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, इसकी रैंक कैसे 8 और 10 हो सकती है, ये तो बिल्कुल 12th वाले बच्चे भी बता देंगे, ये इनकरेक्ट है। ओके मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके अगला क्वेश्चन है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओपन सबसेट ऑफ आर विद यूजुअल टोपोलॉजी, है ना। यूजुअल टोपोलॉजी क्या होती है, ये ओपन सेट वाली जो टोपोलॉजी होती है उसे यूजुअल टोपोलॉजी बोला जाता है, जिसमें ये ओपन सेट होते हैं। और आपको पता है टोपोलॉजी में कोई भी टोपोलॉजी क्या होती है, टोपोलॉजी की डेफिनेशन होती है टी अगर कोई भी क्या है सबसेट का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ सबसेट या कलेक्शन, हाँ कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ आर या एक्स, है ना। सबसेट्स ऑफ आर या एक्स, आर यहाँ दिया है इसलिए इन जनरल कोई भी स्पेस एक्स, तो पहली कंडीशन ही होती है कि वो सेट और एम्प्टी सेट दोनों ही टोपोलॉजी में बिलोंग करते हैं। और मेंबर ऑफ टोपोलॉजी जो होते हैं उनको बोलते हैं ओपन सेट। मेंबर ऑफ टोपोलॉजी, है ना, टोपोलॉजी के अंदर जो जो मेंबर आते हैं आर कोल्ड ओपन सेट, उन्हें ही ओपन सेट्स बोला जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है, ओपन सेट्स बोला जाता है। ओके मेंबर ऑफ टोपोलॉजी उन्हें ओपन सेट बोला जाता है। तो आर और फाई तो इसके अंदर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब ये तो पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन होती है एवरी यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ टी, एवरी यूनियन ऑफ मेंबर मतलब ओपन सेट, मेंबर ऑफ टी इज इन टी, मतलब अगर कोई भी यूनियन ले ले, एवरी यूनियन मतलब आर्बिटरी यूनियन, इनफाइनाइट टाइम यूनियन ले ले ओपन सेट का, तो वो ओपन सेट ही बनेगा वापस से। और थर्ड होती है फाइनाइट इंटरसेक्शन, ओपन सेट का ओपन होता है यानी फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ टी इज इन टी, है ना। टी के मेंबर ले ले उनका फाइनाइट इंटरसेक्शन कर दे तो वो भी टी में आता है। ये टोपोलॉजी की 3 कंडीशन। तो देखिए पहला ओपन सेट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। दूसरा ओपन सेट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और ये 2 ओपन सेट का यूनियन है तो ये भी ओपन हो जाएगा। सी नहीं हो पाएगा, ये क्लोज्ड सेट होता है। इन जनरल जेड जो होता है क्लोज्ड सेट होता है ना, इसका क्लोजर खुद इसी के बराबर आता है, तो ये क्लोज्ड सेट होता है। तो ओपन सेट नहीं है तो वो जेड नहीं है, बाकी सारे तीनों ओपन सेट है। टोपोलॉजी क्या होती है मैंने आपको बता दी है ना। यहाँ लिख देते हैं अगर आपको टोपोलॉजी नहीं पता है। एक्स कोई भी स्पेस है, आपने में अगर आप मेरे टोपोलॉजी वाले सेशन देखें तो आपको पूरी टोपोलॉजी क्लियर हो जाएगी। आई थिंक 3 से 4, हाँ 2 या 3 सेशन में पूरी टोपोलॉजी हमने फास्ट ट्रैक रिवीजन में कवर कर रखी है। एक्स कोई भी स्पेस है, टी क्या है, कलेक्शन ऑफ सबसेट है ना, कलेक्शन ऑफ सबसेट होता है,
सबसेट्स ऑफ एक्स, एक्स के सबसेट का कलेक्शन होता है, 3 कंडीशन होती है, एम्प्टी सेट और एक्स टोपोलॉजी के अंदर बिलोंग करना चाहिए। दूसरा है एवरी यूनियन, है ना, एवरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट, जहाँ आई बिलोंग कर रहा है ना, ये वापस से टी में होना चाहिए, जहाँ ए आई क्या हो, टी में हो, ठीक है। और दूसरी कंडीशन होती है फाइनाइट इंटरसेक्शन, ठीक है, ए आई आई बराबर 1 से n, फाइनाइट इंटरसेक्शन भी टी में होना चाहिए, जहाँ ए आई टोपोलॉजी के अंदर हो, मैंने नोटेशन में बता दिया है। एवरी यूनियन फाइनाइट, ये जो मैंने लिखा है ना उल्टा भी, ये इंडेक्स सेट होता है, मतलब यूनियन आर्बिटरी को डिनोट करता है, ये आर्बिटरी, ठीक है। और आई थिंक एक क्वेश्चन ऊपर रह गया है, हाँ ये वाला क्वेश्चन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेंस इन आर, आर मतलब रियल नंबर, डेंस क्या होता है, ए कोई भी सबसेट है आर का, ए इज डेंस, ए डेंस कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए का जो क्लोजर है वो आर के बराबर आ जाए। अब आप बोलेंगे ए का क्लोजर क्या होता है, ए यूनियन ए डैश, ए डैश क्या होता है, डिराइव्ड सेट, है ना, लिमिट पॉइंट का सेट जो होता है वो होता है ए डैश, और ये ए क्लोजर की डेफिनेशन होती है, यानी कि ए यूनियन ए डैश लेने पर पूरा का पूरा आर आ जाए तो हम उसे बोलेंगे डेंस। अब पहला वाला लेते हैं हम, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, क्लोज इंटरवल, ये है ए, इसका हम क्लोजर लेंगे, है ना, इसका हम क्या, ये तो है ए, ठीक है। अब हमें क्या लेना है, इसका डेरिवेटिव मतलब इसके लिमिट पॉइंट, तो वो आता है क्लोज्ड इंटरवल, किसी भी ओपन इंटरवल का लिमिट पॉइंट का सेट क्लोज इंटरवल बनता है। ध्यान रखेंगे, किसी भी ओपन इंटरवल का अगर हमें लिमिट पॉइंट भी इंक्लूड करने हैं तो वो क्लोज इंटरवल बन जाता है, ठीक है, वो होता है डिराइव्ड सेट। अगर हम ए यूनियन ए डैश लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, क्लोज इंटरवल ही मिलने वाला है। क्या ये आर के बराबर आया, नहीं आया, तो क्या ये डेंस है, नो, ये तो डेंस नहीं है। ऑप्शन नंबर बी भी इसी तरह देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी क्या है, 2 से इन्फिनिटी, तो इसका ए डैश क्या बनेगा, क्लोज्ड 2 से इन्फिनिटी, ठीक है, और इसका ए बार भी क्या बनेगा, क्लोज्ड 2 से इन्फिनिटी। क्या वो आर के बराबर है, नहीं है, तो क्या वो डेंस है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो इनकरेक्ट हो गया, बी भी इनकरेक्ट हो गया, आर माइनस जेड और सी बचा है। चलिए सी को देख लेते हैं, अब यहीं पर ऑप्शन नंबर सी डिस्कस करेंगे। ऑप्शन नंबर सी जेड के बारे में है। अगर ये है तो मैंने अभी बताया था कि इंटीजर्स का जो सेट होता है वो क्लोज्ड सेट होता है ना, तो ये इसका डिराइव्ड सेट खुद ही आ जाता है, मतलब इंटीजर्स का क्लोजर लेने पे इंटीजर खुद आता है जो आर के बराबर नहीं है, तो यहाँ से ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, आर में से इंटीजर को काटा है, तो किसी भी अनकाउंटेबल सेट में से काउंटेबल को काट दो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसके जो लिमिट पॉइंट बनेंगे वो क्या बनेंगे, इंटीजर्स का सेट बनेगा, है ना। अगर कोई भी हम n+1/k इस तरह की सीक्वेंस लेते हैं जहाँ n बिलोंग करता है z में से, k बराबर 1 से इन्फिनिटी, तो ये सारे के सारे इस सेट में से आएंगे और इसके सारे के सारे इंटीजर लिमिट पॉइंट बन जाएंगे, तो इसके लिमिट पॉइंट का सेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अगर हम r, अगर ये a हैं, है ना, ये क्या है, a का डिराइव्ड सेट है, अगर हम a का क्लोजर निकालना चाहे तो वो आएगा r में से z को काटो फिर उसमें z को जोड़ दो, काट के वापस जोड़ा है, मतलब पूरा का पूरा r बन गया है जो कि r के इक्वल आ गया है, तो ये यहाँ से ये हो जाता है डेंस, है ना। एक ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर r कोई r सेट है, इसमें से किसी भी काउंटेबल सेट को काट दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा डेंस रहेगा। इस रिजल्ट को याद रखिएगा, क्योंकि z होता है काउंटेबल, इसको काटने से नहीं पड़ता है फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको काटने से। अनकाउंटेबल में से काउंटेबल काट दो, काउंटेबल को कोई, अनकाउंटेबल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस रिजल्ट को याद रखिएगा। आर अनकाउंटेबल है, इसमें से काउंटेबल सेट को काट दिया जाए तो वो डेंस ही रहेगा, मतलब आर में से नेचुरल नंबर को काट दो, आर में से रेशनल को काट दो, आर में से इंटीजर को काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आर को, है ना। आर को फर्क तब पड़ेगा जब आर में से क्या कर दो, क्यू कॉम्प्लीमेंट को काट दो, अनकाउंटेबल को काट दो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये डेंस है, ये भी इनकरेक्ट है। सो ओके, सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन, दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। इसी तरह हम मिक्स्ड क्वेश्चन जारी रखते रहेंगे, है ना। सेट का हमारा जितना भी थ्योरी है, जितना भी रिवीजन है, सारा ही आपको ऐप पर मिल जाएगा, आप डेली ऐप पे अपडेट रहिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है, एनी डाउट अगर आपको है तो या तो आप ग्रुप में पूछ लीजिए, नहीं है अगर आपको मल्टीपल डाउट है तो आप शेयर कर दीजिएगा, हम एक डाउट सेशन भी रख लेंगे। अगर आपको डाउट है तो आप डाउट सेशन हम बिल्कुल रखेंगे सैटरडे संडे को, जब भी आप कहें तो आप उसके हमसे डाउट पूछ सकते हैं। ओके, सो ओके एवरीवन, थैंक यू फॉर टुडेज सेशन एंड दैट्स ऑल, हैव अ हैप्पी लर्निंग।